नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बजरंगलाल सैनी गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आज हम व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वतंत्र ध्वनि केवल स्वर है, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हम यूं भी समझ सकते हैं कि स्वरों की लहरों पर व्यंजन तैरा करते हैं। तो व्यंजन हल्के हैं, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं होता है। ये व्यंजन 33 इनकी संख्या मानी गई है, जिनमें 25 स्पर्श व्यंजन है। कैसे मैतक कार्यो वावसाना स्पर्शः 25 कैसे मैतक 25 स्पर्श व्यंजन है। 4 अंतस्थ या र ल व, ये 4 व्यंजन अंतस्थ है और 4 व्यंजन ऊष्म श श स ह, ये 4 ऊष्मी व्यंजन है। कुल मिलाकर 33 व्यंजनों का वर्गीकरण हम यहां जानने का प्रयास करेंगे। कुछ व्यंजन ध्वनियां ऐसी भी हैं जो विकसित हैं या अन्य किसी भाषा से हमने उनमें विकास करके या उनमें कुछ अपना कुछ उनका मिश्रित करके काम में हमने लिया है। जैसे ढ में फारसी का नुक्ता मिलने के बाद ये विकसित ध्वनि कहलाती है। इनको उत्क्षिप्त ध्वनि भी कहते हैं, द्विस्पृष्ट ध्वनि भी कहते हैं, द्विगुणित ध्वनि भी कहते हैं, ताड़नजात ध्वनि भी कहते हैं। विकसित ध्वनि तो इनका नाम है ही। तो हम फिलहाल आज व्यंजनों की चर्चा करेंगे। इससे पहले उच्चारण स्थानों के भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी में कितने उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। पटवार परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न आ चुका है, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न आ चुका है। तो हम पहले आज उच्चारण स्थानों की संख्या की बात करेंगे। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो संख्या 8 है। ध्यान दीजिए, 8 उच्चारण स्थान है और 4 कर्ण है। कर्ण का मतलब वे ध्वनि तंत्र या वे ध्वनि स्वर तंत्रियां जिनका उच्चारण जिनके द्वारा उच्चारण तो नहीं होता, लेकिन व्यंजनों या स्वरों के उच्चारण में जिनका योगदान रहता है, उन स्वर तंत्रियों को कर्ण के नाम से जाना जाता है। और ये 4 स्वर तंत्रियां हैं कर्ण, जिनको हम जानेंगे। वो एक है जिह्वा। हमने देखा कि कंठ ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है। तो मूर्धन्य ध्वनि कब है? मूर्धा से उनका उच्चारण हो रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी हो रहा है। जिह्वा मूर्धा से स्पर्श करेगी, कोमल तालु से स्पर्श करेगी, कठोर तालु से स्पर्श करेगी, पश्च तालु से स्पर्श करेगी। तो इसका मतलब जिह्वा का भी उसमें योगदान है। तो ये हो जाता है कर्ण, जिनका हम उपकरण के रूप में, साधन के रूप में उच्चारण करते समय हमारी मुख तंत्री इसका प्रयोग करती है। दूसरा है कोमल तालु। कोमल तालु मूर्धा से पैर, अधरोष्ठ, अधर औष्ठ, 2 चीजें हैं, 2 हैं, अधर औष्ठ। अधर का मतलब नीचे वाला, औष्ठ का मतलब होठ। हालांकि अधर शब्द औष्ठ का पर्यायवाची भी है, लेकिन इसको हम क्यों समझेंगे? अधर यानी नीचे वाला, औष्ठ यानी होठ। तो नीचे वाला होठ भी इसमें योगदान देता है। स्वर तंत्रियां मांसपेशियों की गति, हमारे अंदर काकल है जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। ऐसी बहुत सारी स्वर तंत्रियां हैं जो किसी ध्वनि के उच्चारण में अपना सहयोग प्रदान करती है। तो उच्चारण स्थान 8, कर्ण 4। पहला उच्चारण स्थान है उर यानी हृदय। हृदय का मतलब है जैसे स्वर ध्वनियां हैं। स्वर ध्वनियां कहते हैं कि अंदर से निकलती हैं, स्वतंत्र रूप से निकलती है, निर्बाध निकलती हैं, बिना किसी अवरोध के। तो कहां से निकलती है? हृदय से निकलती है सीधे। इसलिए उच्चारण स्थान पहला तो हो जाता है उर। दूसरा है कंठ। हम जब मुख की संरचना देखते हैं तो हृदय, कंठ के बाद, कंठ के पास काकल, काकल के बाद तालु ऊपर, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद होठ, नासिका, जिह्वा मूल, जिह्वा का मूल स्थान, जिसमें फारसी के क ख आदि जो व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है वो जिह्वा मूल में आ जाते हैं। तो 8 उच्चारण स्थान और 4 कर्ण। ये तो थी हमारे उच्चारण स्थानों की संख्या और उनके नाम। तो मित्रों, उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। अनेक परीक्षाओं में ये बार बार पूछा जा चुका है कि हिंदी में कितने उच्चारण स्थान है, या उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, या निम्न में से उच्चारण स्थान नहीं है। तो अब हमें इन 8 में से देखना है कि उनमें कोई है नहीं है, अन्य किसी के बारे में विचार नहीं करना।
तो ये तो थी उच्चारण स्थानों की संख्या की बात। फिर यहां पर है करण। जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, उच्चारण स्थानों को ध्वनियों के उच्चारण में सहायता प्रदान करने वाली जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं, जो हमारे स्वर यंत्र हैं, वो कर्ण कहलाते हैं। जिनमें 4 हैं, जिह्वा, कोमल तालु, अधरोष्ठ और स्वर तंत्रियां। ये 4 कर्ण हैं। इनसे संबंधित भी कई बार गूढ़ प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इनका भी हमें स्मरण रहना चाहिए। अब जब हम व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो जब हम इनके अवरोध के अवरोध होगा नहीं होगा, कैसा हुआ, कितना हुआ, उसके आधार पर जब इसकी चर्चा करते हैं, तो आचार्य पाणिनि जी ने इनको 3 भागों में बांटा। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख विवर में स्वर तंत्रियां, कर्ण आदि स्पर्श करते, इनका स्पर्श करते हुए प्राण वायु बाहर निकलती है, तो इसका मतलब है अवरोध उत्पन्न होता है, तो वहां पर हम उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। अब ये जो 25 स्पर्श व्यंजन है, ये क्या है? कार्यो मावसाना स्पर्शः, कार्यो मावसाना स्पर्शः। एक एक चीज को आपको समझना होगा। कार्यो, कै आदि, यानी जिसका पहला अक्षर कै हो। मैं अवसाना, मैं अवसान, अर्थात जिसका अंतिम अक्षर मैं हो। तो 2 चीजें हो गई। कैसे मैं तक, इसको हम हिंदी में यूं समझेंगे, कैसे मैं तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जब हम अवरोध के हिसाब से इनका वर्गीकरण करते हैं। तो स्पर्श कौन से हो गए? कैसे मैं तक। अब कैसे मैं तक होते हैं 25, क्योंकि क की पंक्ति में 5 होंगे, च की पंक्ति में भी 5 होंगे, ट की पंक्ति में भी 5 है, तय में भी 5 है और पै में भी 5 है। तो हम जब इनकी गणना करते हैं, तो इधर से गणना कीजिए 5, इधर से गणना कीजिए 5, तो ये क्या करते हैं? 5 गुणा 5 यानी 25। तो आप आसानी से गणित का सूत्र है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग यानी 25। तो इसका मतलब है कैसे मैं तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन के साथ साथ वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं, क्योंकि कैसे मैं तक के 5 वर्ग एक वर्ग बनाते हैं 5-5 का, इसलिए इन 25 वर्णों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये तो थे स्पर्श व्यंजन। अब हम बात करते हैं अंतस्थ की। अंतस्थ क्या है? अंतः स्थ, इसका मतलब हुआ हमारे हृदय से सीधे उच्चरित होने वाले, निकलने वाले, बिना किसी अवरोध के। ये इसकी मूल रूप है, लेकिन इसमें हल्का सा अवरोध होता है। इसलिए वर्तमान में अर्ध स्वर के रूप में 2 ही माने जाते हैं, 2 को अलग श्रेणी में रखा गया है। अंतस्थ ये है 4 हैं, य, र, ल, उ। मित्रों, इसका एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, यरलव या यवरल, क्योंकि वर्णमाला का क्रम अलग है और संधि का क्रम अलग है। संधि के क्रम की बात करते हैं तो य, व, र, ल, और वर्णमाला के क्रम की बात करते हैं य, र, ल, व। ये आपको क्रम ध्यान रखना है। ये जो क्रम है ये वर्णमाला का क्रम है, और य, व, र, ल ये संधि का क्रम है या प्रत्याहार का क्रम है। 14 माहेश्वरी सूत्रों से जो प्रत्याहार बनते हैं उनमें से एक प्रत्याहार है यण। उस यण प्रत्याहार, इको यण सूत्र चलता है, एक स्थान में यण शात अच्छी पड़े, यण प्रत्याहार चलता है। वहां पर जब हम चलते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है। हयवरट लन, ये कब चलता है? ये प्रत्याहार अथवा संधि में। और वास्तव में वर्णमाला का जो स्वरूप है, इसका वर्णमाला का जो क्रम है वो है य, र, ल, व। इन 4 को अंतस्थ माना गया है।
ऐसा माना जाता है कि इनका उच्चारण हृदय से होता है। उर जो हमने पहला उच्चारण स्थान सुना था, देखा था, पढ़ा था, उससे इनका सीधा उच्चारण होता है, इससे इनको अंतस्थ कहा गया है। फिर इनके बाद आते हैं 4 ऊष्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। इनको ऊष्म क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इनका जब उच्चारण किया जाता है तो हमारे मुख विवर से जो प्राण वायु है बहुत ज्यादा घर्षित होकर निकलती है, घर्षण से निकलती है। और आप जानते हैं जब हम किसी चीज का घर्षण करते हैं तो वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जब प्राण वायु बाहर निकलती है वो गर्म हो जाती है, उष्म हो जाती है। इस वजह से इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ये हैं श, श, स, है। ये 4 वर्ण हैं, श, स, स, ह। देखिए अगर हम ऐसा बोलेंगे इनको शंकर वाला से, षटकोण वाला से या फिर सड़क वाला से, तो ये इन वर्णों के साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा। श, श, स तीनों की अलग उच्चारित ध्वनि है। आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप इस प्रयास को कर पाएंगे और आपको ये बोलने नहीं पड़ेगी शंकर वाला से, सलेट वाला से या षटकोण वाला से। इन 4 का जब आप उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राण वायु जो बाहर निकलेगी वो अत्यधिक रगड़ खाकर बाहर निकलती है, घर्षण से बाहर निकलती है, और उसकी वजह से हमारी प्राण वायु उष्म यानी गर्म हो जाती है। और यही वजह है, इसी गर्मी की वजह से, उष्मा की वजह से इनको उष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है। आप प्रयास करके देख सकते हैं, अपने हाथ को ये उल्टा करके और उच्चारण करके देखिए, श, श, स, ह। जब एक साथ प्राणवायु बाहर निकलती है तो वो गर्म निकलेगी, ठंडी नहीं निकलेगी, क्योंकि उनका उच्चारण करते समय हमारे जो प्राणवायु है वो हमारे स्वर तंत्रियों से रगड़ खा के बाहर निकलती है। तो मित्रों ये थी बात 33 व्यंजनों की, जो प्रादिकाल का वर्गीकरण था, उनको घर्षण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पे। देखिए मैं आपको स्वर वाले वीडियो में भी बता चुका था, उच्चारण का आधार अलग होता है, उच्चारण स्थान का आधार अलग होता है। हम पहले चर्चा करेंगे उच्चारण के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पे हमने इनको 8 भागों में बांटा है। उच्चारण के आधार पे इनको 8 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षिप्त और अर्धस्वर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्शी। ये स्पर्शी, इनको स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इनको स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श में आपको ध्यान दीजिए कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें कम स्पर्श होता है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें ज्यादा स्पर्श होता है। तो उनके आधार पे ये वर्गीकरण हुआ है। तो सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन में हम बात करेंगे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। 4 गुना 4 यानी 16। ये 16 वर्ण, ये 16 व्यंजन स्पर्शी या स्पृष्ट व्यंजन कहलाते हैं। अब आपने गौर किया होगा इसमें च वर्ग नहीं है। च वर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि च वर्ग का जब उच्चारण करते हैं तब श्वास जो हमारी प्राणवायु है वो ज्यादा घर्षण करती है, वो स्पर्श होने के साथ साथ घर्षण भी करती है। इस वजह से उसको दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले स्पर्शी यानी स्पृष्ट व्यंजन, अर्थात हम यूं समझ सकते हैं कि स्पृष्ट व्यंजन का तात्पर्य यह हुआ कि हमारी प्राणवायु केवल निर्गत जब होगी तो प्रयत्न के आधार पर निर्गत तो होगी, लेकिन उसमें घर्षण नहीं होगा। तो दूसरा है संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। तो देखिए संघर्षी व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो हमने अभी ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ा था, सुना, थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में ऊष्मा इसलिए उत्पन्न होती है कि वो संघर्ष ज्यादा करता है, तो ऊष्म व्यंजन इसमें आ जाते हैं।
संघर्षी में आ जाते हैं। तो ये हो जाते हैं श, श, स, ह। ये किसमें आ जाते हैं? संघर्षी में आ जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे जो प्राणवायु है उसको ज्यादा संघर्ष के साथ बाहर निकलना पड़ता है, ज्यादा अवरोध के साथ बाहर निकलना पड़ता है। तीसरी स्थिति रहेगी स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, ये इसकी तीसरी स्थिति रहेगी। स्पर्श संघर्षी का मतलब हुआ कि जिनका स्पर्श भी है और संघर्ष भी है। यहां केवल स्पर्श है, यहां केवल संघर्ष है, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका स्पर्श होने के साथ साथ प्राणवायु को संघर्ष भी करना पड़ता है, उनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। और इसमें आ जाता है च, छ, ज, झ, ये 4 वर्ण इसमें आ जाते हैं। तो हमारे पास 3 हमने पढ़ लिए, स्पर्शी, स्पृष्ट संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो ये 3 वर्णों के इस विश्लेषण के बाद हम चर्चा करेंगे चौथे की। और चौथे का क्या होगा? चौथा हमारे पास है नासिक्य। नासिक्य, नासिक्य का मतलब है कि इसका उच्चारण नासिका की सहायता से किया जाएगा। जब इनका उच्चारण नासिका की सहायता से किया जाता है, इसलिए इनको नासिक्य वर्ण कहते हैं। हालांकि उच्चारण स्थान इनका वही है जो होना चाहिए, लेकिन उनके उच्चारण में नासिका का सहयोग रहता है, इसलिए इनको नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। और नासिक्य व्यंजन है ng, ञ, ण, न, म। ng, य, ण, न, म, यानी पंचम वर्ण जिसको कह सकते हैं। पंचम वर्ण नासिक्य कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे हम पार्श्विक। पार्श्विक, देखिए पार्श्विक शब्द अपने आप में सारी बातें लेकर चलता है। पार्श्व का मतलब होता है बगल, अगल बगल जिसको बोलते हैं। जब इस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, तब प्राण वायु हमारी जिह्वा के बगल यानी दोनों ओर से निकलती है। इसकी वजह कारण क्या है कि इन वर्णों का या इस वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा प्राणवायु के निकलने के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। तब प्राणवायु के निकलने के लिए वहां पर जिह्वा के दोनों तरफ से हवा निकलती है, जिसकी वजह से इसको पार्श्विक कहते हैं। और ये केवल एक है लय। तो उच्चारण में प्राणवायु जिह्वा के पार्श्व से निर्गत होती है, निकलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पार्श्विक। तो प्राणवायु जिह्वा के बगल से निकलने के कारण इस वर्ण का नाम पार्श्विक है। और ये केवल एक है ल। ल का उच्चारण करके देखिए आप, ल, तो जिह्वा का अग्रभाग ऊपर दांतों से नीचे की तरफ टच हो जाएगा, स्पर्श कर लेगा और जिह्वा प्राणवायु के निकलने के मार्ग को अवरुद्ध कर देगी। तब प्राणवायु को दोनों तरफ से निकलना पड़ेगा, जीभ के दोनों तरफ से। इस वजह से इस वर्ण का नाम पार्श्विक वर्ण है। 6वें नंबर पे हम चलते हैं प्रकंपित। प्रकंपित, प्रकंपित को लुंठित भी कहते हैं। प्रकंपित को लुंठित भी कहते हैं। इसको प्रकंपित या लुंठित करने के पीछे कारण क्या है? ये एकमात्र है र। आप इस वर्ण का उच्चारण करके देखिए, इस ध्वनि का उच्चारण करके देखिए, ऐसा लगेगा कि जिसका उच्चारण करते समय हवा लुढ़कते हुए जीभ के ऊपर से आ रही हो, धड़धड़ाते हुए, थरथराते हुए। तो थरथराने के कारण तो प्रकंपित और हवा के लुढ़कने के कारण लुंठित। इसके ये 2 नाम हैं और ये केवल एक है र, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय
प्राणवायु जीवा के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है। इसकी वजह से इसको लुंठित कहा जाता है और लुढ़कने के कारण जीवा में हल्का सा कंपन होता है, जिसकी वजह से इसको प्रकंपित कहा जाता है। सातवां है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त को ताड़न जात भी कहते हैं। उत्क्षिप्त को ताड़न जात भी कहते हैं और उत्क्षिप्त को द्विस्पृष्ट भी कहते हैं। उत्क्षिप्त को द्विगुणित भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, उत्क्षिप्त को ताड़न जात, द्विस्पृष्ट या द्विगुणित, इन 4 नामों से जाना जाता है। इन 4 नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनको ये क्यों कहते हैं, ऐसी कौन सी वजह है कि इसके 4 नाम हैं, ऐसी कौन सी वजह है कि इनके ये 4 नाम हैं। तो सबसे पहले हम शब्द पकड़ते हैं उत्क्षिप्त। ये हमने शब्द लिया उत्क्षिप्त। इसमें 2 अलग अलग हैं, उत उपसर्ग है और क्षिप्त पद है। उत का मतलब ऊंचा उठाओ और क्षिप्त का मतलब पटको। तात्पर्य यह हुआ कि उत्क्षिप्त का मतलब यह हुआ कि ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में जीवा पहले तो ऊपर उठेगी और फिर नीचे दांतों पर पटकी जाएगी। इस वजह से इसको उत्क्षिप्त कहा जाता है। नंबर 2, ताड़न जात। ताड़न का मतलब होता है पटकना। जैसा कि हमने देखा क्षिप्त यानी पटकना, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने इस वर्ण का उच्चारण जब किया तो जीवा को हमने दांतों पे पटका, पीट के बाहर निकाला। इस वजह से इसका नाम ताड़न जात हो गया। तीसरा नाम है द्विस्पृष्ट। द्वि यानी 2, स्पृष्ट यानी स्पर्श। इनके उच्चारण में जीवा 2 बार स्पर्श करती है। नंबर 1, जीवा ऊपर जाके मूर्धा के ऊपर जहां कोमल तालु है वहां स्पर्श करेगी। नंबर 2, वहां से नीचे आके जब हमारे नीचे वाले दांतों के मसूड़ों के स्पर्श करेगी। तो ये जीवा 2 बार स्पर्श करती है, 2 उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम द्विस्पृष्ट वर्ण है। फिर नाम आता है द्विगुणित। द्विगुणित इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वर्ण नहीं है। ये एक वर्ण नहीं है, 2 वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन सी है? हिंदी का ड और ढ और फारसी का नुक्ता। इस वजह से इनको द्विगुणित कहा जाता है। ये 2 वर्ण है, केवल 2 वर्ण है, ड और ढ। तो फिर घोष के आधार पे या नाद कंपन घोष के आधार पे, सघोष और अघोष के बाद अब श्वास वायु के आधार पे, श्वास वायु के आधार पे हम वर्णों की चर्चा करेंगे। श्वास वायु के आधार पर मतलब यह हुआ इसका कि स्वरों के, व्यंजनों के उच्चारण में या ध्वनियों के उच्चारण में हमारी श्वास वायु किस मात्रा में निर्गत होती है। कम मात्रा में निर्गत होती है या फिर ज्यादा मात्रा में निर्गत होती है। तो जितनी मात्रा में वो निर्गत होगी, बाहर निकलेगी, उसके आधार पर व्यंजनों के 2 प्रकार बताए गए। श्वास वायु के आधार पर, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। यहां प्राण शब्द श्वास वायु का प्रतीक है। अल्प प्राण का मतलब होता है कि उच्चारण में अल्प यानी कम मात्रा में प्राण वायु निकले, ऐसे व्यंजनों को अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण का मतलब है जिनके उच्चारण में श्वास यानी प्राण वायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकले, उनको, उन व्यंजनों को महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, पहला, तीसरा, 5वां। तो पहले, तीसरे, 5वें का मतलब होगा कै, गैंग, गै, च, जै, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। ये
पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा य, र, ल, व ये अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा। पहला यानी क च ट त प, तीसरा यानी ग ज ड द व, पांचवा यानी ग ज ण न म। य, र, ल, व ये अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्णों में दूसरा, चौथा, श, श, स और ह ये वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो एक बार फिर से समझिएगा, श्वास वायु के आधार पर ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु कितनी मात्रा में बाहर निकलेगी उसके आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। एक अल्प प्राण यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु कम से कम बाहर निकले वो अल्प प्राण है। दूसरा महाप्राण जिनके उच्चारण में श्वास यानी प्राण वायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकले, ज्यादा दबाव से बाहर निकले, वो महाप्राण है। अल्प प्राण में पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, व, ग, य, ण, न, म। पहला, तीसरा, पांचवा। फिर य, र, ल, व। चार इन सबको हम अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण का मतलब ये हुआ कि जिनके उच्चारण में हम श्वास वायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकालेंगे उनको महाप्राण कहते हैं। दूसरा, चौथा, ख, फ, छ, ठ, थ यानी ख, छ, ठ, थ, फ। चौथा, घ, झ, ढ, ध, भ और श, श, स, ह ये सारे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो इन दोनों के अंतर में हम आसानी से एक छोटे से प्रयोग के द्वारा इनका अंतर हम समझ सकते हैं। नंबर एक, जब इनका उच्चारण करें तब आप अपने हाथ में कोई बहुत ही बारीक पाउडर जैसी कोई वस्तु आप लीजिए। पाउडर जैसी कोई वस्तु का मतलब जैसे टेल्कम पाउडर हो सकता है या चौक पाउडर हो सकता है। उसको जब आप अपने हाथ पे रखेंगे और एक अक्षर इन उच्चारण करेंगे, पहले अक्षर से शुरू कीजिए क और देखिए कितना उड़ा और फिर बोलिए ख, अब देखिए कितना बचा। तो कितने उड़ने में अल्प प्राण है और कितने बचने में महाप्राण है। ज्यादा उड़ गया, कम बचा, महाप्राण है। कम उड़ा, ज्यादा बचा, अल्प प्राण है। तो ये श्वास वायु के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं। श्वास वायु के बाद हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। उच्चारण स्थानों के आधार पर हमने इनको 8 भागों में बांटा। उच्चारण स्थान देखिए, मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं। उच्चारण स्थान आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार अलग है और प्राचीन जो महर्षि पाणिनि जो थे उनकी पाणिनि शिक्षा के अनुसार थे वो अलग है। हम फिलहाल उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण की चर्चा कर रहे हैं। तो इसको हमने 8 भागों में बांटा है। सबसे पहले उच्चारण स्थान कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से उच्चारित किया जाता है। सबसे पहले है कंठे। कंठे वर्ण। कंठे वर्ण की जब बात आती है तो पाणिनि शिक्षा का सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसमें क वर्ग आता है। कंठे में क्या आता है? क वर्ग आ जाता है। तो क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, ङ ये क वर्ग में आता है। इसके अलावा दूसरा है तालव्य। तालव्य वर्ण, इसके लिए पाणिनि शिक्षा में सूत्र है इचु यशानाम तालु। तालव्य के लिए इचु यशानाम तालु। तो ये हो जाएगा च वर्ग। इसमें क्या आ जाएगा? च वर्ग आ जाएगा। और इसके अलावा य और श ये च वर्ग के अलावा तालव्य वर्ण में आ जाएगा। तालव्य के बाद हम बात करते हैं मूर्धन्य वर्ण की। मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण का मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता हो। मूर्धा तालु और दंत के बीच की स्थिति, वहां से जिनका उच्चारण होता हो, इसमें ट वर्ग आ जाएगा।
र और श ये मूर्धन्य वर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं दंत्य की। चौथे अक्षर में दंत्य, दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण में त, थ, द, ध। ये ध्यान दीजिए, इसमें न नहीं आएगा, क्योंकि आजकल न का जो उच्चारण है वो दंत्य से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। उसको हम रखते हैं फिर वत्स्य में, और वत्स्य में आ जाता है न, स, र, ल। ये र, इसका किंचित स्थान इधर उधर हो गया है, इस वजह से इसको वत्स्य में वर्तमान में रखा जाता है। 2011 वाली जो द्वितीय श्रेणी परीक्षा थी उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा व्यंजन वत्स्य नहीं है। तो ये हो जाते हैं 5 प्रकार के। अब बचता है औष्ठ्य, तो इनको हम मिटाते हैं। अगला है औष्ठ्य 6। औष्ठ्य वर्ण। औष्ठ्य वर्ण का मतलब है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण औष्ठ से होता हो, और ये है पै वर्ण। उपब्धमानिया नाम औष्ठो, पै वर्ग इस औष्ठ्य वर्णों में आ जाता है पूरा। फिर 7वें नंबर पे आता है दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य वर्ण में केवल वकार से दंतोष्ठ्य, तो दंतोष्ठ्य में आ जाता है व। इसके बाद 8वें क्रमांक पर आ जाता है स्वर यंत्र, जिसको काकल्य भी कहते हैं। तो काकल्य है, इसके अलावा जो विसर्ग ध्वनि है वो भी काकल्य मानी जाएगी। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इनको 8 भागों में बांट दिया, और 8 भाग कंठे कै वर्ग इसमें सम्मिलित है, तालव्य में च वर्ग सम्मिलित है, मूर्धन्य में ट वर्ग है, दंत्य में त वर्ग है, वर्ष्य में न, स, र और ल है, औष्ठ्य में प वर्ग है, दंतोष्ठ्य में व है, स्वर यंत्र काकल में है और विसर्ग है। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इन व्यंजनों का वर्गीकरण देखा। इसके बाद आधुनिक वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं, तो आधुनिक वर्गीकरण में सबसे पहले हम लेते हैं पहला द्वयोष्ठ्य। इनको हम 9 भागों में बांट रहे हैं। पहला है द्वयोष्ठ्य, दूसरा दंतोष्ठ्य, तीसरा दंते, चौथा वत्स्य, 5वां मूर्धन्य, 6वां स्वर यंत्रमुखी, 7वां तालव्य, 8वां कोमल तालव्य और 9वां पश्च कोमल तालव्य। कुछ और वर्ण भी सम्मिलित कर लिए गए बाद में, क, ख, ग, ज, फ, व नुक्ता युक्त। तो फिर इस हिसाब से इनका वर्गीकरण परिष्कृत करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्वयोष्ठ्य की। द्वयोष्ठ्य वर्ण, द्वयोष्ठ्य वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होठों का योगदान हो वो द्वयोष्ठ्य वर्ण है, और इसमें आ जाता है पै वर्ग एवं व। ध्यान दीजिए, व 2 होंगे, एक नुक्तायुक्त एक सादा, जो हमारी वर्णमाला में है। एक व ये भी होता है, ये नहीं, जो व वन वाला है वो व, ये द्वयोष्ठ्य वर्ण है। दूसरा है दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य वर्ण दंत और ओष्ठ के सम्मिलित रूप से जिनका उच्चारण होता है वो है फ, व। अंग्रेजी से लिए गए हैं। फिल्म, फैशन, अंग्रेजी में 2 अक्षर कई जगह आपने देखे होंगे, पीएच भी एफ फ बनता है और एफ भी फ बनता है। अगर वो पीएच फ बनता है तो वो फ से फल वाला होता है, और जब वो एफ वाला फ बनता है तो फिल्म, फैशन, फॉर्ज ऐसे उनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये नुक्तायुक्त फ और व दंतोष्ठ्य
आ जाते हैं, कहलाते हैं। तीसरा है दंत्य, और दंत्य वर्ण में यहां पर त, थ, द, ध, क्योंकि नय को हम वर्ष्य में लेके जाएंगे। इसके बाद आता है चौथा वर्ष्य, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न, स, ल, र, ये 4 वर्ष्य हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है मूर्धन्य। आधुनिक वर्गीकरण में कुछ बदलाव है, और जब मूर्धन्य वर्ण की बात करते हैं तो इसमें ट वर्ग पूरा आ जाता है। मूर्धन्य वर्णों में ट वर्ग पूरा आ जाता है, और षटकोण आ जाता है ष, क्योंकि रे तो ऊपर वर्ष्य में चला गया, अब बच गया इसके साथ ट वर्ग के साथ षटकोण। इसके बाद मूर्धन्य के बाद स्वर यंत्रमुखी, 6वें नंबर पे है स्वर यंत्रमुखी। तो मित्रों, स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्र यानी वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड से जिसका उच्चारण हो रहा है, इसको वर्तमान भाषा में हम काकल कहते हैं, काकली, काकल या स्वर यंत्र, उससे जिसका उच्चारण हो रहा है वो है ह, और ये स्वर यंत्रमुखी से ह का उच्चारण हो रहा है। इसके अलावा इससे विसर्ग का भी उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से स्वर यंत्रमुखी हो गया। 7वें क्रमांक पे जब हम चलते हैं तो हमारे पास आता है तालव्य, तालव्य वर्ण। तालव्य में पाणिनि शिक्षा के अनुसार इचु यशा नाम तालु, यानी च वर्ग इसमें पूरा आ जाता है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि च वर्ग के साथ साथ और भी बहुत सारे अक्षर हैं। च वर्ग है, श है, और ये भी तालव्य वर्णों में आ जाते हैं। च छ ज ज श, और ये तालव्य वर्णों में आ जाते हैं। इसके बाद तालु के पश्चात या तालव्य वर्ण के पश्चात 8वें क्रम पर आता है कोमल तालव्य, जिसको हमने कंठे के रूप में देखा था, वो अब कोमल तालव्य है, कोमल तालव्य वर्ण। अब ये कोमल तालव्य वर्ण में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? क वर्ग पूरा, क, ख, ग, घ, ग, और ख और ग, ग ज ह वाला, तो इसमें क वर्ग पूरा आ जाएगा। इसके अलावा ख, ग, ये 2 वर्ण और हैं क वर्ग के अलावा जो कोमल तालव्य के अंतर्गत आते हैं। अंतिम है इसका पश्च कोमल तालव्य, पश्च कोमल तालव्य, पश्च कोमल तालव्य। कोमल तालु के भी पहले जिनका उच्चारण हो रहा है वो है क, जो नुक्तायुक्त है। अब मैं कुछ वर्ण बता देता हूं आपको, जैसे ये क, ये ख और ग, और उससे पहले फ और व आया था। ये वर्ण विकसित है, ये दूसरी भाषाओं के शब्दों में इस्तेमाल होते हैं, हिंदी भाषा के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ज्यादातर इनका वर्गीकरण पुस्तकों में नहीं मिलता है। तो मित्रों, इस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप मेरे इस YouTube चैनल बजरंगलाल सैनी गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे व्याकरण आदि के जो वीडियो हैं इनको देखिए, अधिकाधिक लाभ उठाइए। मैं आपके उज्जवल भविष्य और भावी सफलता की कामना करता हूं। नमस्कार।